जी, आज हमने जो डिस्कस करना है आपके जो चैप्टर नंबर 4 था कोड ऑफ एथिक्स का एंड प्री कंडीशंस वाला, उसके हमने पास्ट पेपर्स डिस्कस करने हैं आपकी कैप्लान की स्टडी टेक्स्ट में से। मैं आपके साथ 4 टू 5 क्वेश्चंस जो है डिस्कस करूंगा जो लाइव क्लास के अंदर। बाकी जो रिमेनिंग बच जाएंगे हमारे पास पेपर यहाँ से और डिफरेंट आपकी जो हैं और प्लेटफॉर्म से, तो मैं उनके रिलेटेड सेपरेट जो है रिकॉर्डेड वीडियोज़ बनाकर वो अपलोड करूँगा। तो हमें यहाँ से जो रेलिवेंट क्वेश्चन हैं वो ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि जो है आपका उन्होंने ग्रिड वाइज बनाया हुआ है। तो यहाँ से आपके स्टार्ट हो रहे हैं ऑडिट फ्रेमवर्क। तो ऑडिट फ्रेमवर्क में हमारा क्या कवर्ड है? हमारा कवर्ड है कोड ऑफ एथिक्स एंड प्री कंडीशन एंड एक्सेप्टेंस वगैरह। तो हम देखते हैं, रिक्वायरमेंट्स हमें आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर एनईडी की बात हो रही है, या फिर चैप्टर नंबर 4 है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से। एंड नेक्स्ट इज हमारा जी एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर, इट शुड बी योर कोड ऑफ एथिक्स क्वेश्चन। चलिए हम डिस्कस करते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, उसमें आपका सेम सिनेरियो आएगा एंड सिनेरियो में से आपको जो है आगे मेंशन होगा कौन से नंबर से लेकर कौन से नंबर तक आपका ये क्वेश्चंस ये एड्रेस कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पर पहले सिनेरियो को पढ़ना है कि सिनेरियो में वो क्या क्या रहा है। फिर हमारे पास जो 6-5 क्वेश्चन है यहाँ पर, हमने उनको एड्रेस करना है। और हमारा हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का होगा। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे कितने मार्क्स के हैं? हमारे 10 मार्क्स के हैं जी। ये आपको एड्रेस कर रहा है और कह रहा है कि यू आर एन ऑडिट मैनेजर इन बार्क एंड कंपनी एंड हैव बीन असाइंड टू द ऑडिट ऑफ द foliage company for the first time this year. So this is your first time on this auditor, right? Sorry, on this client. This company is a listed company. So आपको पता है कि कोड ऑफ एथिक्स में जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपने हर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को पकड़ना, आइडेंटिफाई करना है। पहला क्या है, आपका जो ऑडिट मैनेजर है उसका फर्स्ट ऑडिट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है इस क्लाइंट का। तो अगर कोई देखते हैं आगे की कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, अगर आपकी जो है ऑपरेशन में थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी ज़्यादा है, तो मे बी आपको कोई एक एक्सपीरियंस स्टाफ इसके साथ एसोसिएट करना पड़ेगा या रिव्यूज़ लगाने पड़ेंगे ताकि इसको रिव्यू कर सकें इसने काम ठीक किया कि नहीं किया। क्यों? कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर के प्रोफेशनल जो आपका प्रिंसिपल था एथिक्स का, उसकी कंप्लायंस करने के लिए। देन लिस्टेड कंपनी है, आपको पता है कि लिस्टेड कंपनी के केस में आपका जो है एथिक्स के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो आपने बड़ा ध्यान के साथ, एहतियात के साथ आगे मूव ऑन करना है। विच स्पेशलाइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यू विल बी टेकिंग ओवर फ्रॉम किम बॉम। अब यहाँ पर आप किसकी जगह पर रिप्लेसमेंट हो? आपसे पहले एक और मैनेजर था किम बॉम, हु हैज बीन इन चार्ज ऑफ द ऑडिट फॉर द लास्ट 3 years. Kim has an announced that he is leaving Barg and Company, your audit firm, to join the client. देखिए अब यहाँ पर जो आपका ऑडिट मैनेजर है वो आपकी कंपनी फर्म को छोड़कर क्लाइंट को एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन करने जा रहा है। ये आपका सेल्फ, अगर आपको याद हो जब अपने बुक को चैप्टर को पढ़ा था, तो यहाँ से जब उसको जॉब ऑफर हुई होगी तो यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट हो गया होगा। उस केस में आपको कोड ऑफ एथिक्स क्या कहते हैं, आपके फौरन माइंड में आ जाना चाहिए। लेकिन आगे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट का, कि जब उसको ऑफर हुई थी तो उसको क्या काम करना चाहिए था। अब क्वेश्चन में आगे गिवन है कि नहीं गिवन वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, बट आपके माइंड में फौरन रेलेवेंट सिचुएशन आ जानी चाहिए। किम हैज रिसेंटली कंप्लीटेड द प्लानिंग फॉर द करंट ईयर। देखिए मतलब वो ड्यूरिंग द ऑडिट ही क्या कर रहा है, छोड़ के जा रहा है। मीन्स कि आपकी इस साल की जो प्लानिंग है वो ऑलरेडी करके जा रहा है। तो इस केस में फिर आपको क्या करना होगा, आपको अपना ऑडिट पूरा प्लान चेंज करना होगा ताकि वो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स को प्रिडिक्ट ही ना कर सके। अंडरस्टूड? आपको अपना स्टाफ चेंज करना पड़ेगा, सीनियर स्टाफ भेजना पड़ेगा ताकि जो फेमिलियरिटी है यहाँ पर आपकी यहाँ पर फेमिलियरिटी जो होगी उसकी एग्जिस्टिंग स्टाफ के साथ, एग्जिस्टिंग टीम के साथ, वो वहां पर खत्म हो जाए। अंडरस्टूड? यहाँ पर आपका कौन सा थ्रेट अराइज होगा? फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज होगा, क्योंकि वो आपकी एग्जिस्टिंग ऑडिट टीम को छोड़ के जा रहा है, वो ऑलरेडी वो डील कर रहा था। क्लियर जी? So, year in the preparation for the final audit, which is due to commence the next month. आपको समझ आ रहा है कि क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपने चीजों को आइडेंटिफाई कैसे करना है, हाईलाइट कैसे करना है। अब देखिए हर लाइन में हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस आ रही हैं जो हम पढ़ के आ रहे हैं। अब जो एट द एंड जो चीज मैटर करती है कि वो इनमें से क्वेश्चन में कौन सी चीज पूछ रहा है, हमने वो एड्रेस करनी है। बाकी
अच्छी बात है, समझ आ रही है तो, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमने चलना है कि क्या रिक्वायर कर रहा है वो हमारे साथ। जेन लीफ हैज बीन ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर, जेन लीफ हैज बीन ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर सिंस बिकेम एन ऑडिट क्लाइंट ऑलमोस्ट 8 years अगो। ये आपका कौन सा पार्टनर है? जेन लीफ लिस्टेड कंपनी है, इसको ऑलमोस्ट 7 years के बाद ये क्या कर रहा है, इसको अब जाहिर सी बात अगर आपको याद हो तो लिस्टेड कंपनी के केस में आपका कूलिंग ऑफ, आपके एक होता है ऑन बोर्ड पीरियड, एक आपका होता है कूलिंग ऑफ पीरियड। तो एक जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो मैक्सिमम 7 साल तक एक कंपनी, लिस्टेड कंपनी का एज ए ऑडिट पार्टनर रह सकता है, एंगेजमेंट पार्टनर रह सकता है। उसके बाद क्या करना है, उसने कूलिंग ऑफ पीरियड गुजारना है। So Jane has recently been rotated off as the engagement from the engagement. The new engagement partner, Chang Petialio, has suggested that in order to maintain a close relationship with foliage company, Jane Leaf should undertake the role of engagement quality control reviewer this year. अगर आपको याद हो कि जो भी आपका एंगेजमेंट पार्टनर, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पार्टनर एंड आपका की ऑडिट पार्टनर कूलिंग ऑफ पीरियड के दौरान क्लाइंट के करीब करीब भी नहीं आएगा, ना उस ऑडिट टीम के करीब आएगा जिसने जो उस सभी क्लाइंट का इस साल ऑडिट कर रही है। अंडरस्टूड जी? तो ये आपको यहां पर क्या दे रहा है, सिचुएशन दे रहा है, वेरी क्लियर बातें कर रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपने अच्छी तरह से अपने सारे कोड ऑफ एथिक्स की जो सिचुएशन को पढ़ा होगा तो आपको क्वेश्चन को एड्रेस करने में कोई मसला नहीं आएगा। बस आप देखिए अपने क्वेश्चन में चीजें आइडेंटिफाई कैसे करनी है, हाईलाइट कैसे करनी है। समझ आ रही है? जब कोई मसला मसाइल चल रहा है कंफर्म कर दिया करें ताकि आइडिया हो कि आप सुन रहे हैं मुझे, ठीक है ना, कि मैं अकेला नहीं बोल रहा। ऑल राइट, गुड। So the total fees received by Bark and Company from in respect of all services provided in the last year amounted to 16% of the firm fee dependency. Unlisted company के केस में you have the margin till 30%, but listed company के केस में अगर आपके सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर फीस जो है 15% से एक्सीड कर रही है तो आपके ऊपर कुछ कंडीशन स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। हमने देखा आगे वो क्या कहने जा रहा है। Of the total fee income, the current year's total fee income for the audit, tax and audit clients is expected to be greater than last year. So मतलब ये 2 years consecutive increase 15% से प्लस आ रहा है। उस केस में हमें लॉ क्या कहता है, मींस कोड ऑफ एथिक्स क्या कहते हैं कि आपने अपनी सेकेंड ईयर की जो रिपोर्ट है उसका प्री इशुएंस रिव्यू करवाना होगा। लिस्टेड कंपनी के केस में आप सेकेंड ईयर की रिपोर्ट तब तक इशू नहीं कर सकते जब तक आपने रिपोर्ट इशू करने से पहले अपना क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ना करवा लिया हो। क्लियर? ये बातें याद है आपको? सिनेरियो में कोई कंफ्यूजन, किसी पॉइंट पे आपको समझ ना आई हो मुझे बता दें, अदरवाइज हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अपना क्या करते हैं, आंसर की तरफ जाते हैं। जी बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। अब यहां पर जो दो चीजें पूछता होता है, मोस्ट इररेलेवेंट रिस्पॉन्स एंड मोस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, तो ये दो वर्ड्स जो हैं, दो वर्ड्स ये बहुत मैटर करते हैं। आपने क्वेश्चन को पढ़ते हुए फुली एक्टिव रहना है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट पूछ रहा है या मोस्ट आपका इररेलेवेंट रिस्पॉन्स पूछ रहा है। यहां पर रिस्पॉन्स मीन्स आपका सेफ गार्ड टू द सजेशन दैट द जेन लीफ टेक ऑन द रोल ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। कूलिंग ऑफ पीरियड कितना होता है आपके एंगेजमेंट पार्टनर के बाद, आपका कितना होता है, 5 साल का पीरियड होता है या 3 साल का पीरियड होता है, राइट। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा था कि आपका जो एंगेजमेंट पार्टनर होगा या आपका जो क्वालिटी रिव्यू पार्टनर होगा, जो की ऑडिट पार्टनर होगा, वो अपने कूलिंग ऑफ पीरियड के दौरान क्लाइंट के करीब भी नहीं आएगा एंड उस ऑडिट टीम के करीब भी नहीं आएगा जो उस साल उस क्लाइंट का ऑडिट कर रही होगी। तो यहां पर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या होगा कि मना कर दो। अब देखते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है। Jane Leaf could take the review role immediately. Wrong. He cannot take it. Jane Leaf could take the review role immediately, but additional safeguards. There is no option. ठीक है, मतलब strictly prohibited है, तो यहां पर safeguards की requirement नहीं हो जाती। Jane Leaf should not serve as engagement quality review for a period of at least 5 years. Bark and Company will need to consider resigning as auditor. Why do they need to consider the resigning? They have this option. आपका जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसका कूलिंग ऑफ पीरियड कितना था, 5 साल था, तो वो 5 साल के लिए उस कंपनी का क्वालिटी रिव्यू पार्टनर नहीं बन सकता। क्लियर?
समझ आया? देखिए आपने जो चीजें बुक में पढ़ी हैं वही, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड है, अगर आप सारी चीजें क्लियर हैं, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कोई मसला नहीं आएगा। हम अभी क्या देख रहे हैं कि आपने क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, उसमें से अपने जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो कैसे आपने एक्सट्रैक्ट करनी है। आप देखिए आपके इस पूरे सिनेरियो में उसने को 7-8 डिफरेंट पॉसिबल केसेस को डिस्कस किए, बट मेरे रेलेवेंट कौन से हैं, वो है जो उसने क्वेश्चन में पूछे होंगे, बाकी सारे क्या है, जस्ट आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एप्रोप्रिएट। देखिए मेरे वाली बात होगी, ऊपर थी मोस्ट एप्रोप्रिएट, अब क्या हो गई, लीस्ट एप्रोप्रिएट। रिस्पॉन्स इन रिलेशन टू द फी इनकम रिसीव्ड बाय बार्क एंड कंपनी फ्रॉम द फोलिएज कंपनी। अंडरस्टूड? अब यहां पर लीस्ट एप्रोप्रिएट का हमने देखना है। अब यहां पर आपको तब भी क्वेश्चन सही समझ आएगा, आप एड्रेस कर पाओगे, जब आपको बुक में से जो आपने सेफ गार्ड डिस्कस किए थे इस सिचुएशन के अंदर कि वो क्या क्या आपके पास पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए एक्सेप्टेबल लेवल तक, अगर आपको वो याद होंगे, क्रैम नहीं, क्योंकि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप इसको एड्रेस कर पाओगे। ऑप्शन 1, बार्क एंड कंपनी शुड असेस whether the audit and not audit fee would represent more than 15% of gross practice income for 2 consecutive years। ये तो उसको असेस करना चाहिए, ऊपर बता भी रहा है कि क्या मामलात हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा रेलेवेंट लग रहा है। नेक्स्ट वन, इफ द रिक्रूटिंग फीस आर लाइकली टू एक्सीड 15% ऑफ एनुअल प्रैक्टिस इनकम दिस ईयर, द बार्क विल नीड टू रिजाइन एज ऑडिटर ऑफ फॉलिएज एंड कंपनी। रिजाइन वाला तो ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, चलें फिर भी देखते हैं क्या अवेलेबल है। जब हमारे पास अदर सेफ गार्ड्स अवेलेबल हैं, व्हाई डू आई नीड टू रन फॉर द डेजिग्नेशन, बिकॉज मुझे सर्विसेज देनी है, मुझे पैसा कमाना है, ठीक है, तो मुझे उसके लिए रिजाइन नहीं करूंगा। मेरा पहला ऑप्शन कभी भी नहीं होगा कि मैंने रिजाइन करना है, मैं अदर ऑप्शन ढूंढूंगा। अगर मेरे पास कहीं से भी कोई वे नीड बचता, फिर मैं क्या करूंगा, रिजाइन कर दूंगा जी। थर्ड वन, इफ द रिकरिंग फीस आर लाइकली टू एक्सीड 15% of annual practice income this year, additional consideration should be given as to whether the taxation and audit services should be undertaken by the firm। अगर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप अगर कंसिडरेशन, ये एडिशनल कंसिडरेशन करें, आप चीज़ों को कंसिडर करें, आप और मतलब एनालाइज करें कि क्या कोई ऐसी सर्विस है जिसको अगर मैं विड्रॉ करूं टैक्स की या आपकी कोई अदर नॉन इंश्योरेंस सर्विस, अगर मैं वो विड्रॉ करता हूँ सर्विस से, तो मेरा जो रेवेन्यू है वो थ्रेशोल्ड से कम हो जाएगा। इफ द फी do exceed 15%, this should be disclosed to those charged with governance at the foliage company। तो point 1 is correct, point 2 is wrong, point 3 is correct। सो यहां पर आपका कौन सा इरेलेवेंट प्रोसीजर है, जहां पर आपका मोस्ट लीस्ट एप्रोप्रिएट जो प्रोसीजर है वो कौन सा है, विदड्रॉ करना है। अंडरस्टूड? क्लियर है आपको, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि मतलब मैं किस आंसर को क्यों ठीक कर रहा हूं और किस आंसर को मैं क्यों रॉन्ग कर रहा हूं, आपको समझ आ रही है जस्टिफिकेशन वगैरह। ये क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां पर व्हाट एक्शन शुड किम बॉम, किम बॉम कौन था वो जाके देख लेते हैं, मैं तो भूल गया हूं। सो किम बॉम वाज यूर एक्स मैनेजर, जो भी क्या कर रहा है, क्लाइंट को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। व्हाट एक्शन शुड किम बॉम हैव टेकन मींस जब उसको ऑफर हुई थी जॉब की, तो तब उसको कौन से एक्शन लेने चाहिए थे। आपको याद हो तो ये आपके किस इंटरेस्ट में फॉल कर रहा है, ये आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में फॉल करता है। When the possibility of employment with the foliage arose, Kim should have notified work company of the potential employment so he could be removed from the audit team। ये रीजनेबल लग रहा है। हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपको ऑफर मिलती है तो आप क्या करोगे, अपने एंगेजमेंट पार्टनर को बताओगे ताकि वो आपको टीम से निकाल सकें, एंड जो आपने अभी तक ऑलरेडी काम किया होता है उसका कोई बंदा रिव्यू कर सके, ठीक है। किम शुड हैव डिक्लाइंड द ऑफर फॉर एम्प्लॉयमेंट। अगर मेरे पास एक एम्प्लॉय जॉब कर रहा है फर्म के अंदर, उसको एक काउंटर पार्टी एक क्लाइंट एक अच्छी ऑफर दे रही है, तो वो क्यों डिक्लाइन करेगा। अंडरस्टूड? उसने क्या करना था, ये यहां पर तो ये तो है गलत, रेलेवेंट नहीं है। किम शुड नॉट हैव अप्लाइड फॉर एम्प्लॉयमेंट विद एन ऑडिट क्लाइंट व्हाइल एम्प्लॉयड बाय द बार एंड कंपनी। गलत, कहीं पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको अपने लोकल कंट्री के लेबर लॉज ये परमिशन देते हैं कि आप किसी भी टाइम पर कंपनी को छोड़ के जा सकते हो, बट जो आपका एक लीगल नोटिस पीरियड होता है जो आपका और आपके क्लाइंट का, आपकी फर्म का, आपके एम्प्लॉयर का, आपका जो एग्रीड होता है पर द कॉन्ट्रैक्ट,
अगर कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड नहीं है तो जो उस कंट्री के अंदर आपको जो लोकल एम्प्लॉयमेंट लॉ होगा, लेबर लॉ होगा, वो उसमें मेंशन होता है कि आपने कितना पीरियड, नोटिस पीरियड सर्व करना है रिजाइन करने के बाद। तो आप वो अपना नोटिस पीरियड सर्व करके आप छोड़ के जा सकते हो। देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन इन एनी केस, इन एनी लॉज, एनी रेगुलेशन। ये लास्ट वन, किम शुड हैव आस्क्ड फॉर परमिशन फ्रॉम बार्क एंड कंपनी बिफोर अप्लाइंग फॉर ए जॉब। देखिए ये तीनों आपस में ना लिंक कर रहे हैं। अगर देखें तो आप तीनों, ये तीनों में इनडायरेक्टली एक ही बात हो रही है कि भाई उसको उस क्लाइंट पर जब जाना ही नहीं चाहिए था। हमारी रेलेवेंट कौन सा है? हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर बॉयज? जी बेहतरीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कौन सा है जी? क्वेश्चन नंबर 9। Okay, Luis. So, which ethical threat will be created when Kim Bom commences employment with the client and what? अब देखें, क्लाइंट्स के साथ एम्प्लॉयमेंट कमेंस करने से पहले जब ऑफर थी तब तो था सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। जब एम्प्लॉयमेंट कमेंस हो गई, जब किम ने फर्म को छोड़ दिया एंड कंपनी को जाके ज्वाइन कर लिया, अब यहां पर सेल्फ इंटरेस्ट खत्म। जिस बंदे का सेल्फ इंटरेस्ट था वो ऑलरेडी उस जगह पे पहुंच चुका है। तो मैंने देखना है इस एंगेजमेंट के लिहाज से कि मेरी इस ऑडिट एंगेजमेंट को, मैं अभी जो मैं असाइनमेंट कर रहा हूं, इसमें जो मैं ओपिनियन दूंगा, क्या इस ओपिनियन को इस एंगेजमेंट में स्टिल कोई थ्रेट एग्जिस्ट करता है? अब हम वो देखते हैं। अगर आपको याद हो कि अगर आपका फर्म का कोई बंदा, पार्टनर, ऑडिट डायरेक्टर, आपका ऑडिट मैनेजर, क्लाइंट पे जाकर एज ए फाइनेंस ऐसी पोजीशन पे बैठ जाए जिसका एफएस के ऊपर इन्फ्लुएंस होगा, तो वहां पर आपका थ्रेट अराइज होता है। पहला थ्रेट कौन सा है? आपका फेमिलियरिटी थ्रेट है। बेहतरीन, गुड आंसर। क्यों? अभी आपको जब मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा था तभी मैंने इस सिचुएशन को एक्सप्लेन किया था कि ये क्या अराइज करता है। ये आपका फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज होगा। क्यों? क्योंकि आपके एक एग्जिस्टिंग टीम का ऑडिट मैनेजर उसी साल के ऑडिट के दौरान कहां बैठ गया? जाकर क्लाइंट में बैठ गया। तो आपकी जो भी उसके अंडर ऑडिट टीम होगी वो सारी क्या है? उससे फेमिलियर है। अंडरस्टूड? तो यहां पर आपको कौन सा होगा? फेमिलियरिटी थ्रेट होगा। यहां पर हम पढ़ लेते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट। द मैनेजर शुड नॉट बी अलाउड टू टेक द रोल ऑफ द फाइनेंशियल कंट्रोलर। हाउ कैन वी स्टॉप हिम? हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी लॉ उसको बैन नहीं कर सकता। वो वहां पर वो उसने ज्वाइन कर लिया तो अब आपका एम्प्लॉय नहीं रहा, आप उसको मना नहीं कर सकते। Next, familiarity. The composition of the audit team must be reviewed and changed as appropriate. This is the most reasonable. Let's देखते हैं आगे क्या कहते हैं। Confidentiality. The manager should not be allowed to take the role of the financial controller. यहाँ पे कुछ भी रेलेवेंट नहीं है confidentiality के रिलेटेड। मेरा बंदा जो मेरी फर्म में मैनेजर था, अब वो उसी क्लाइंट के ऊपर जाकर बैठ गया है। ठीक है, तो अब उसके ऊपर कॉन्फिडेंशियलिटी वाला प्रिंसिपल फर्म के पर्सपेक्टिव से लगता ही नहीं है। अब वो लगेगा जो आपकी अकाउंटेंट्स इन बिजनेस हैं, इन आपकी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, उसके ऊपर जो रिक्वायरमेंट है कॉन्फिडेंशियलिटी वाली, वो क्लाइंट की तरफ से लगेगी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। द कंपोजिशन ऑफ द ऑडिट टीम मस्ट बी रिव्यूड एंड चेंज एज एप्रोप्रिएट। अब देखिए, हमने सेम सिचुएशन डिस्कस की थी फॉर सेल्फ रिव्यू थ्रेट, बट वो क्या थी? जब आपका क्लाइंट पे बैठा हुआ बंदा, सीएफओ, फाइनेंशियल कंट्रोलर, जीएम फाइनेंस, जब आपकी फर्म ज्वाइन करता है, तो अगर वो आप जाएगा अपना ऑडिट करने उस क्लाइंट का, उस केस में भी उसके लिए क्या है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, क्योंकि वो अपना किया हुआ काम क्लाइंट पर जाकर खुद रिव्यू कर रहा होगा। जब आपका बंदा जा रहा है वहां पर, तो यहां पर क्या है? आपका फेमिलियरिटी थ्रेट है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट नहीं है। क्लियर जी? आपने देखना है, समझना है, डिटेल में पढ़ना है, तभी चीजें क्लियर होंगी। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, फेमिलियरिटी थ्रेट। सो आई थिंक आपको समझ आ रहा है, मजा आ रहा है कि मतलब क्वेश्चन को पढ़ना कैसे, चीजों को आपस में लिंक कैसे करनी है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो आपका क्या था? बुकिश नॉलेज था। अभी हम उसको किससे लिंक कर रहे हैं? एग्जाम से लिंक कर रहे हैं कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे उस टॉपिक में से, उस चैप्टर में से। आप जी, बहुत ईजी है। अगर आपको चीजें समझ होंगी तो बहुत ईजी है। ठीक है ना? मतलब इसमें कुछ भी उसने कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछी। उसने टू द पॉइंट आपको चीजें बताई हैं। कहां से? आपके कोड ऑफ एथिक्स में से। वो कैसे आपको क्लियर होंगी? जब आप बार बार कोड ऑफ एथिक्स को रिवाइज करेंगे, आप अपने फिगर टिप्स पर, लाजिमी बुक पढ़ें, वैसे आप माइंड में मेरे उनको लाइक रिकॉल कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। दैट्स इट। बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अंडरस्टूड जी? क्वेश्चन नंबर 10। Select whether the following statements describe a rule book approach or conceptual framework approach. अच्छा, ये मैंने डिस्कस नहीं किया था, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो एक होती है आपकी रूल बुक, रूल्स बेस्ड अप्रोच, जो कि आपकी जो यूएस बेस्ड आपके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो फॉलो करते हैं रूल्स बेस्ड अप्रोच। रूल्स आर लाइक रूल्स लॉ, आपको बता दिया गया है ऐसे करना है तो आपने वैसे करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको बोल दिया गया कि आपने लेफ्ट मुड़ना, आगे से लेफ्ट टर्न लेना है तो आपने लेफ्ट टर्न लेना है, अगर आप सीधे गए, राइट गए, या आप मतलब यू टर्न ले लिया, आपको पेनल्टीज होंगी। दैट दीज आर द रूल्स। ठीक है ना, रूल्स अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो रूल्स, जो रूल बेस्ड अप्रोच होती है वो इजी टू इंप्लीमेंट होती है। ठीक है, वो इजी टू फॉलो होती है, उसमें आपको कुछ चीजें इंटरप्रेट नहीं करनी पड़ती, जो रूल में बोल दिया गया आप उसको क्या करोगे, फॉलो कर लोगे। जो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच होती है या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बेस्ड अप्रोच होती है, जो आपके आईएफआरएस फॉलो करते हैं, जो आपके आईएसएस फॉलो करते हैं, लाइक हम जो पाकिस्तान में, हम यूके में, ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक्सेप्ट आपका जो यूएसए है या आपका जो है कनाडा है, वो क्या फॉलो करते हैं, वो रूल बेस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं ज्यादातर। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच में क्या होता है कि आपको देखें एक फ्रेमवर्क दे दिया गया है, आपको बोल दिया गया है कि आप एक अकाउंटेंट जो है, एसीसी मेंबर है, उसने 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की क्या करनी है, कंप्लायंस करनी है। वो क्या बोल दिया है जी, कि आपने इंटेग्रिटी के साथ काम करना है, आपने ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करना है, आपने कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल करना है, आपने अपनी जो है प्रोफेशनल कैपिटल एंड ड्यू केयर का ख्याल करना है, एंड आपने प्रोफेशनल बिहेवियर क्या करना है, मेंटेन रखना है। ये आर द 5 प्रिंसिपल्स। अब इन 5 प्रिंसिपल्स को आपने खुद इवेल्युएट करना है कि क्या इस केस में ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब यहाँ पर आपको कोई गाइडेंस नहीं दी गई कि आपने यहाँ पर ये करना है, वहां पर वो करना है, वहां पर क्या करना है। जी, वो जो है ना ओईसीडी बेस्ड आपकी, वो रूल बेस्ड है। ठीक है, मींस आप जो भी आपके लॉज हैं, जो भी आपके रेगुलेशंस हैं, जो गवर्नमेंट इशू कर रही है, वहां पर आपको जजमेंट्स का ऑप्शन नहीं देता। अगर टैक्स लॉ में मेंशन्ड है कि आपने ये एक्सपेंस डिसअलाउ करना है तो आपको डिसअलाउ होगा, देयर आर नो जजमेंट्स। अंडरस्टूड। अगर टैक्स लॉ में उन्होंने आपकी डेप्रिसिएशन रेट्स को फिक्स कर दिया है कि आपकी जो आपके लेट्स सपोज बिल्डिंग है वो 10% डेप्रिशिएट होगी, तो 10% डेप्रिशिएट ही होगी, चाहे आप अकाउंटिंग में क्या कर रहे हो, 50 साल की लाइफ ले रहे हो, 4 साल की लाइफ ले रहे हो, क्योंकि आपको जो आईफआरएस है वो फ्रेम प्रिंसिपल बेस्ड है। आपको एक वो क्या कह रहा है कि आप खुद एस्टिमेट कर लो अपने बेस्ट एस्टिमेट के मुताबिक, बट जो टैक्स लॉ है वो रूल्स हैं, वो आपको वहां पर जजमेंट नहीं देने दे रहे। क्लियर जी। अच्छा, अब यहां पर क्या है, क्लियरली डिफाइंड लॉज फॉर द ऑडिटर टू फॉलो। क्लियरली डिफाइंड लॉज, जब क्लियरली डिफाइंड है, आपको कोई जजमेंट नहीं लेनी, आपको कोई प्रिंसिपल बेस्ड असम्पशन नहीं लेनी, तो वो क्या होगी, आपकी डेफिनेटली क्या होगी, रूल बेस्ड अप्रोच होगी जी। यूजफुल इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, डायमेंट जी, ये आपके फॉल करते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर। मींस आपकी जो है ये क्या कहते हैं, जैसे आप डिस्कस करते हैं वन बाय वन, इट्स वेरी गुड थिंग कि आप क्या कर रहे हो, बहुत फास्ट आंसर कर रहे हो, ठीक है, बट लेट्स डिस्कस वन बाय वन ना, ताकि जो बाद में इसको पढ़ रहे होंगे उनको भी समझ आएगी मेरे इसके पीछे लॉजिक क्या है। जी सलमान भाई, आप हमारी जो है आईएफआरएस जो फॉलो करते हैं, आईएसएस जो फॉलो करते हैं, वो आपकी जो है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बेस्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जस्ट हम बात कर रहे हैं फ्रॉम एथिक्स परस्पेक्टिव। अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट इज आपका यूजफुल इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। मतलब ये है कि अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो आप अपनी एजम्पशन को, अपनी आप मतलब पॉसिबल जो सोल्यूशन है, पॉसिबल सिचुएशन है, उसके हिसाब से आपकी जो एजम्पशन है, जो एप्लीकेबिलिटी है, अगर वो चेंज हो रही है, इट मीन्स दो आर नॉट रूल्स। वो आपके कौन सी अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, वो आपकी फॉलो कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्रोच। अगर रूल बेस्ड अप्रोच होगी, चाहे जैसा भी इन्वायरमेंट हो, तो रूल वही रहता है, आपने क्या करना है वही फॉलो करना है, अनलेस के जो आपकी रेलेवेंट अथॉरिटी है वो आपका क्या कर दे, रूल ही चेंज कर दे। नेक्स्ट इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस विच विद ऑडिटर यूजेस जजमेंट्स। जब जजमेंट्स बात हो गई है तो बात ही खत्म। वो कौन सी आपका है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, क्योंकि रूल बुक के अंदर आपको जजमेंट्स अलाउ नहीं है, आपने क्या करना है, रूल्स को फॉलो करना है, इजी टू फॉलो होते हैं रूल्स आपके। ठीक है जी। इजी टू नो व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड। क्लियर, रूल्स में क्या लिखा होता है, दीज आर अलाउड, परमिटेड, दीज आर प्रोहिबिटेड। अगर आपको पता है आपने सिर्फ लिस्ट पढ़नी है एंड आपने उनकी कंप्लायंस करनी है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी रूल बेस्ड आपकी अप्रोच हो जाएगी। क्लियर जी। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन। अभी हमने चैप्टर नंबर क्वेश्चन डिस्कस किया है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग थी इस चैप्टर की, कोड ऑफ एथिक्स की, ऑडिट की, वो क्लियर हुई है। कोई आपके कोई जो माइंड में आपके जो थे थोड़े बहुत शकूक व शुबहात कि पेपर मुश्किल है, तैयारी कैसे करेंगे,
तो वो खत्म हो गया। सारे करेंगे, सारे करेंगे, आगे सारे आ रहे होंगे ना, जो एलिमेंट जहाँ पे आ रहा होगा ना वो हमारा ऑटोमेटिकली रिकवर होता जाएगा। ठीक है, आई थिंक आगे कहीं ना कहीं पे वो आना चाहिए। जी, ये आपका क्वेश्चन कौन सा है, जहाँ पे थ्रेड्स की बात हो रही है, ये भी आपका कौन सा है, कोड ऑफ एथिक्स में से है। चलो सिनेरियो पढ़ते हैं। यू आर एन ऑडिट मैनेजर, अगेन ऑडिट मैनेजर इन मिरांडा एंड कंपनी, एंड यू आर प्लानिंग, वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, डोंट वरी, वो भी कर लेंगे। अच्छा जी, प्लानिंग द ऑडिट ऑफ मिलबरी कंपनी विच मैन्युफैक्चरर्स लग्जरी हैंडबैग एंड अदर फैशन। ओके, मिलबरी कंपनी हैज बीन एन ऑडिट क्लाइंट ऑफ योर फर्म फॉर 4 years। पीरियड मैटर करता है क्योंकि हमने बहुत दफा कोड ऑफ एथिक्स के अंदर ईयर्स पढ़े हैं, कितने सालों में क्या करना है, कितने सालों में क्या करना है। अंडरस्टूड जी। From a review of the corresponding files, you note that the auditing engagement partner and the finance director have known each other socially for many years, and in fact went on holiday together last summer with their families। एक दूसरे की जान पहचान वाले हैं, फेमिलियर हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, फेमिलियरिटी थ्रेट है, बेहतरीन। As the result of this friendship, the partner has not yet spoken to the client about the audit fee for the last year's audit, 20% of which is still outstanding. Self-interest threat, overdue fees. Clear? समझ आ रहा है चीजें, क्वेश्चन में से चीजें आइडेंटिफाई करें, माशाल्लाह, शाबाश, वेरी गुड। Next, the financial controller of Milbury and Company was appointed 2 months ago। भाई नया बंदा है, ठीक है। Prior to this appointment, the financial controller was an audit senior at our company. Okay जी, and was a member of the audit team for Milbury and Company in the last 4 years। क्योंकि ये क्लाइंट हमारे पास पिछले 4 सालों से है। अब हमारे पास ये साल भी क्या हो सकता है, इस टीम का या प्लानिंग में पार्ट हो सकता है, यहाँ पे क्लियर नहीं है, या लास्ट ईयर में भी क्या हो सकता है, पार्ट हो सकता है। अगर सेम एंगेजमेंट पार्टनर है, सेम ऑडिट टीम है जो लास्ट ईयर भी थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अगेन फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज हो जाएगा, राइट। एम्प्लॉइज ऑफ मिलबरी कंपनी आर एंटाइटल्ड टू परचेज हैंडबैग्स एट ए डिस्क। नहीं, देखिए ना, सेल्फ रिव्यू थ्रेट तब है जब क्लाइंट से एक बंदा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा था, जो आपकी बुक कीपिंग कर रहा था, जो अकाउंटिंग एजम्पशंस ले रहा था, वो अपनी वो जॉब छोड़कर आपकी फर्म में आ जाता है। जब वो ऑडिट की तरफ, फर्म की तरफ से ऑडिट करने जाएगा, वो किसका ऑडिट कर रहा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहा होगा। अब उस ऑडिट करते हुए अगर कोई एजम्पशन वहां पे गलत उसने ली है, वहां पे उसने एंट्रियां गलत रिकॉर्ड की हैं, तो गलतियां किसकी हैं, उस बंदे की अपनी गलती हैं। तो वो क्या होगा, उसके लिए तब सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज होगा। अगर आपका बंदा वहां पे जा रहा है, तो आप जो टीम ऑडिट करने जाएगी वो उनसे फेमिलियर होगा, मे बी वो उनको गपशप लगाए, रिक्वेस्ट करे, यार ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो ऑडिट टीम है वो उसकी बातों पर ज्यादा रिलाय करे, ज्यादा प्रोफेशनल स्केप्टिकल ना रहे। अभी देखें, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मींस आपने क्वेश्चनिंग माइंड के साथ जो ऑडिट करना है, आपने हर बात पे सवाल करने हैं, आपने हर बात का मैनेजमेंट की हर स्टेटमेंट के अगेंस्ट एविडेंस, इंडिपेंडेंस एविडेंस ऑब्टेन करना है। आप जस्ट उनकी बातों पर रिलाई नहीं कर सकते। सिर्फ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की कंप्लायंस ना करने की वजह से अभी अप्रैल 2025 के अंदर ईवाई यूके को, ईवाई की जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल है, जो वहां पर अथॉरिटी है, उसने 6 मिलियन पाउंड इन एग्रीगेट फाइन किया था, जो बाद में डिफरेंट डिस्काउंट्स की वजह से कम हो गया। बट जो फर्स्ट फाइन था, इन डिफरेंट कैटेगरीज थी फाइन की, बट इन एग्रीगेट टोटल जो फाइन था वो 6 मिलियन पाउंड था। उसमें पहली चीज क्या थी कि उन्होंने वहां पर प्रोफेशनली स्केप्टिकल रह के काम नहीं किया, क्योंकि वहां पर जो पार्टनर था ईवाई का एंड जो मैनेजमेंट थी क्लाइंट की, आपस में फेमिलियर थी, सेम सिचुएशन। अंडरस्टूड। तो आप क्या करोगे, उनकी बातों पर रिलाय करोगे रादर देन गोइंग फॉर द डिटेल्ड वेरिफिकेशन एंड इंडिपेंडेंट एविडेंसेस। क्लियर जी। अब यहां पर जो है आपका परचेज ए हैंडबैग एट ए डिस्काउंट ऑफ 40%, एंड ड्यूरिंग द प्लानिंग मीटिंग विद द फाइनेंस डायरेक्टर यू एंड योर ऑडिट टीम आर ऑफर्ड द सेम लेवल ऑफ स्टाफ डिस्काउंट। 40% डिस्काउंट इज ए बिग अमाउंट। अगर आपको याद हो गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी जब हमने पढ़ा था,
वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर ट्रिवियल अमाउंट है, मिनिमल अमाउंट है, जो आपकी जो ईमानतदारी इंटेग्रिटी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, आपकी ऑब्जेक्टिविटी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, ठीक है, फिर तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन उसमें भी अगर मैनेजमेंट की इंटेंशंस हैं कि वो बाद में आपको इंटिमिडेट करें, ठीक है, तो तब आपने वो भी एक्सेप्ट नहीं करनी। यहाँ तो 40% है भाई। एंड लग्जरी बैग्स आपके ऑलरेडी क्या होते हैं, काफी एक्सपेंसिव होते हैं। अगर 50,000 का एक बैग है, 40% डिस्काउंट मिल रहा है, कितनी अमाउंट बनती है, 20,000 दिरहम। तो यू विल बी गेटिंग दैट इन 30,000 रुपीज। तो बहुत मटीरियल अमाउंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सेल्फ इंटरेस्ट सेट हो जाता है। चीज आइडेंटिफाई हमने कर ली। द फाइनेंस डायरेक्टर हैज आस्क्ड इफ योर फर्म विल प्रिपेयर द कंपनीज टैक्स रिटर्न एंड प्रोवाइड टैक्स एडवाइस टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल। अब हम, अगर आपको याद हो, टैक्स रिटर्न अलाउ थी, ठीक है, क्योंकि वो आपने क्या करनी होती है, बनानी होती है इन अकॉर्डेंस विद द कॉर्पोरेट टैक्स लॉज, इनकम टैक्स लॉज, जो कि आपको रूल बेस्ड अप्रोच से फॉलो, आपको कुछ भी अपनी assumptions में लेकर नहीं जा सकते। अपने प्रिपेयर डाटा को रिटर्न फॉर्मेट में बनाकर उनको देना होता है। जहां पर एडवाइस आ जाती है, वो कहां फॉल कर जाता है, वो आपका एडवोकेसी थ्रेड में फॉल कर जाता है। राइट, अंडरस्टूड। अब उस किस लेवल पे आप कर सकते हो, हम आगे जाके देखते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 11, select which thread to objectivity is created by the information obtained from the review of the corresponding file। रिव्यू ऑफ द corresponding file, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम corresponding फाइल की बात कर रहे हैं, हमारी जो लास्ट ईयर की फाइल वगैरह है जी। द पार्टनर एंड फाइनेंस डायरेक्टर्स हैव नोन ईच अदर सोशली फॉर मेनी ईयर्स। सिंपल सी बात, फेमिलियरिटी थ्रेट है, ठीक है, ये बात अंडरस्टूड सी बात है ना, क्लियर है। 40% ऑफ द फी फॉर द लास्ट ईयर ऑडिटेड स्टिल आउटस्टैंडिंग। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, ये भी क्लियर है, ये तो सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है। आपको जो रेलेवेंट थ्रेट का हमने डिस्कस किया था सिचुएशन, वहां पे भी सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ था। कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, कोई मसला मसाइल? ऑल गुड, मूव, कैन मूव फॉरवर्ड। जी बेहतरीन जी। Which is the most appropriate response to the outstanding fees from Milbury and Company? Most appropriate. The auditor should resign from the client। भाई रिजाइन क्यों करना, ये तो कहते लीस्ट एप्रोप्रिएट है, जब कोई भी हल ना निकले, मतलब आपने सारे सेफगार्ड्स अप्लाई कर लिए एंड आपका फिर भी जो थ्रेट है आपके इंडिपेंडेंस को, वो बिलो एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं आ रहा, तो फिर आपको रिजाइन करना है। अगर आपके पास सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हो, तो पहले वो करो, फिर आप रिजाइन करोगे, ठीक है। देव तो गलत हो गया। द ऑडिटर शुड रिपोर्ट द क्लाइंट टू द ACCA। ये कौन सी वायलेशंस कर रहा है, ये तो आपको उसका अपना पर्सनल मैटर है। अगर आपको मतलब फीस नहीं दे रहा, तो आपने ACCA को क्यों रिपोर्ट करना है? क्लियर जी, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, द ऑडिटर कैन कंटिन्यू वर्किंग फॉर द क्लाइंट but should ensure that the audit firm's credit control department are informed of the outstanding fees। वो तो ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड है, क्योंकि आपकी जो फर्म का डिपार्टमेंट ही है, वही आपको क्या बता रहा है, इससे डील कर रहा है कि आपको पैसे रिसीव करने हैं कि नहीं रिसीव करने। जी मतलब थोड़ा सा रीजनेबल लग रहा है, बट लेट्स सी नेक्स्ट में वो क्या कहता है। द ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर दिस ईयर शुड नॉट बी साइंड issued until the fees have been paid। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, अंडरस्टूड, क्योंकि आपकी लास्ट ईयर की फीस ऑलरेडी ओवरड्यू है, आउटस्टैंडिंग है। अगर आप इस साल की रिपोर्ट इशू कर देते हो, तो आपके ऊपर सेल्फ इंटरेस्ट स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि आपकी जो सिचुएशन थी, जिस सिचुएशन की वजह से आपका सेल्फ इंटरेस्ट अराइज हुआ था इस साल के ऑडिट के लिए, आपका अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप अपने थ्रेट को एड्रेस किए बगैर, अपने थ्रेट को एक्सेप्टेबल लेवल तक लाए बगैर, आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते। अगर आप रिपोर्ट इशू करोगे, मतलब यह है कि आपका जो ऑडिट रिस्क है वो आपका बिलो एक्सेप्टेबल लेवल आपका नहीं आया। अंडरस्टूड, क्लियर। आपकी जो इंडिपेंडेंस यहाँ पर क्या है, वो आपकी कंप्रोमाइज्ड है, क्योंकि आपकी जो सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज हुआ था, आपने वो मिटिगेट ही नहीं की, या आपने वो रिड्यूस ही नहीं की उस थ्रेट को। क्लियर जी। सो ऑप्शन डी इज आपका करेक्ट आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 13, which of the following statement is respect of relation between the new financial controller and the audit firm are true? Which of the following statements in respect of the relationship between the new financial controller and the audit firm are true? The audit approach should be revised to ensure procedures and items to be tested are not predictable। ये relevant हो सकता है, क्यों?
क्योंकि वो बंदा पिछले 4 सालों में इस क्लाइंट पे ऑडिट करता रहा है। तो उसको पता है कि जब हमारी फर्म इस क्लाइंट का ऑडिट करती है तो उनकी अप्रोच क्या होती है। ठीक है, वो सैंपलिंग जब लेती है, सैंपलिंग टेक्निक कौन सी यूज़ करती है, कौन सा सैंपलिंग मॉडल यूज़ करती है, राइट? वो किस तरह से प्लान कर रही होती है। तो आपको अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा ताकि वो आपको प्रिडिक्ट करके पहले ही डाटा अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट ना कर ले। क्लियर जी? लेकिन रेलेवेंट हो सकता है, आगे पढ़ते हैं। The audit team should comprise people who know the audit senior, as this will make the audit run more smoothly. It will increase the familiarity threat, right? It will further increase the risk, further increase the threat to your independence. अगर आप उसी स्टाफ को भेजो जो उसका बहुत अच्छे बच्चे दोस्त हैं, उन्होंने फिर कौन सा ऑडिट करना है? वो तो जाएंगे, अपना क्या करेंगे, उससे एक्स्ट्रा जो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस लेंगे, लाइक जिसको हम ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह कहते हैं। वहाँ पे अच्छी अच्छी कढ़ाइयाँ हांडियाँ ऑर्डर करेंगे, कभी पिज़्ज़े ऑर्डर हो रहे हैं, कभी क्या अयाशियाँ ऑर्डर हो रही हैं, अयाशियाँ हो रही हैं, और फिर क्या करेंगे, आके बैठ जाएंगे। अंडरस्टूड जी? हाई लेवल ऑफ फेमिलियरिटी थ्रेट, राइट? क्योंकि उसके दोस्त हैं वो सारे। द फर्म मस्ट रिजाइन एज ए ऑडिटर एज अ थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी इज टू सिग्निफिकेंट। नहीं भाई, हम तो रिजाइन तो करना ही एंड पे है ना, जब कोई ऑप्शन ना बचे हम एंड पे क्या करेंगे, रिजाइन करेंगे। द ऑडिट सीनियर शुड नॉट बी अलाउड टू बी द, ये तो हम उसको रोक ही नहीं सकते। हम क्या ला भी उसको नहीं, जब उसको लॉ नहीं रोक रहा हम कहाँ पे रोक सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आपका फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? एवरी पॉइंट इज मेकिंग सेंस? जी बेहतरीन। नेक्स्ट वन, विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स विद रेस्पेक्ट टू द डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द मिलबरी कंपनी टू द ऑडिट टीम? The discount may be accepted as it is the same as that offered to the client's employees. अब वो उसके employees हैं, you are not the employee of the client, right? तो आपने देखना क्या वो मटेरियल है, मतलब अगर वो ट्रिवियल है, ठीक है, तो फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट ये ट्रिवियल अमाउंट भी कंडीशनल है कि मैनेजमेंट की इंटेंशन ये तो नहीं है कि आपको मतलब बाद में इंटीमिडेट करे। तो यहाँ पर तो ये मटेरियल अमाउंट है, 40% इज मटेरियल डिस्काउंट अमाउंट, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन तो गलत हो गया। The discount should be rejected at it is unlikely to be trivial monetary amount. लग रहा है, relevant लग रहा है, समझ में आ रही है ये बात। थर्ड पॉइंट, the discount should be rejected as gifts or hospitality are not acceptable per the ACCA code of ethics. एक्सेप्टेबल है पर ट्रिवियल होना चाहिए, राइट? तो यहां पर जो है थोड़ा सा वो क्या कर गया, बात को घुमा गया। कोड ऑफ एथिक्स में एक्सेप्टेबल है बट ओनली ट्रिवियल अमाउंट होनी चाहिए, एंड जो मैनेजमेंट की अटेंशन है वो आपको बाद में उसको आपको इन्फ्लुएंस करना, आपको जो है बाद में इंटिमिडेट करना, उसकी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। ऑडिट मैनेजर अप्रूवल मस्ट बी ऑब्टेन्ड, ये तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, मतलब ये तो बात क्यों खत्म हो गई। अंडरस्टूड जी? इस केस में आपको अप्रूवल लेना किससे लेना होता है? आपको अप्रूवल लेना होता है एंगेजमेंट पार्टनर से, एक्सेप्ट करने से पहले। ऑडिट मैनेजर से अप्रूवल नहीं लेना होता, क्योंकि अल्टीमेटली जो बंदा ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा है उसका रिस्क है। अगर बाद में कोई मसला होगा, फाइन्स होंगे, नॉन कंप्लायंस को किसको होंगे? एंगेजमेंट पार्टनर को होंगे जो साइन कर रहा है। तो आपने उसका अप्रूवल लेना है, अगर अप्रूवल रिक्वायर्ड भी है तो। ऑडिट मैनेजर का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। क्लियर जी? तो यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर 2 है। वो क्यों है? एज इट इज अनलाइकली टू बी ट्रिवियल मॉनेटरी अमाउंट, क्योंकि आपको ट्रिवियल अलाउ थी। जो पॉइंट सी और बी में माइनर डिफरेंस है, यहां पे वो बिल्कुल ही मना कर रहा है। वो यहां पे क्या कह रहा है? बिकॉज दोज आर नॉट अलाउड, नॉट एक्सेप्टेबल। कोड ऑफ एथिक्स क्या कहते हैं? एक्सेप्टेबल है बट ओनली ट्रिवियल मॉनेटरी अमाउंट। क्लियर जी? क्वेश्चन नंबर 15, select the option which correctly identifies whether or not self-review threat is likely to arise in relation to the tax services requested. ये ऑप्शन ए, टैक्स रिटर्न से सेल्फ रिव्यू थ्रेट बनता है? नहीं बनता, क्योंकि हम अपना किए हुए काम चेक नहीं कर रहे। ठीक है, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, क्लाइंट के फाइनलाइज डाटा को टैक्स लॉज के अकॉर्डिंगली रिटर्न में क्या कर रहे हैं, फॉर्मल उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट्स इट ओनली। तुम्हारे यहाँ पर सेल्फ रिव्यू थ्रेड नहीं बनता। अगर आपको याद हो, अगर आपको अपना चैप्टर में जब हमने डिस्कस किया था, अगर आपको वो डिस्कशन याद हो, आपको ये समझ आ जाएगी। ये टैक्स एडवाइस जो आपका है वो आपका क्या कहते हैं, सेल्फ रिव्यू थ्रेड बन सकता है अगर आपकी एडवाइस का एफएस के ऊपर इंपैक्ट जा रहा होगा। ठीक है जी? ऑप्शन बी, नो नो, दो में नो, इसमें तो ठीक है, ये वाला तो ठीक कह रहा है, बट दिस वन इज रॉन्ग। अंडरस्टूड? ऑप्शन सी ये फिर रॉन्ग हो गया, नो में ये भी रॉन्ग है।
तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि टैक्स रिटर्न के केस में, क्योंकि आप कोई उसको ऐसा काम नहीं करके दे रहे जो उसके एफएस को इफेक्ट कर रहा होगा। आप उसके ऑलरेडी फाइनलाइज्ड ऑडिट अकाउंट्स की बेस पर क्या कर रहे हो, आप एक टैक्स फॉर्मेट में, टैक्स रिटर्न के फॉर्मेट में सिंपल फिगर को क्या कर रहे हो, पॉपुलेट कर रहे हो। दैट्स इट, दैट इज अ क्लैरिकल वर्क। ठीक है, तो इसमें आपकी जो है एडवाइस नहीं जा रही, आप उसको रिव्यू नहीं करोगे बाद में, तो ये आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेड राइज नहीं कर रहा। हाँ, अगर आपने एक टैक्स एडवाइस दी है टैक्स सेविंग्स के लिए, ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है उसका इंपैक्ट कहां पर जाएगा, आपकी एफएस के ऊपर जा रहा होगा। तो उस केस में आपने फिर क्या करना है, आपके लिए सेल्फ रिव्यू थ्रेड राइज होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट है। जी, समझ आई आपको? कोई मसला मसाइल? 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है, तो आप मुझसे पूछ लें, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑडिट इजी है, इंटरेस्टिंग है या मुश्किल है? थ्योरी है, थोड़ा सा बोरिंग कर देती है, बट प्रैक्टिकली वेरी प्रैक्टिकल है। ठीक है, जो है मज़ा आता है करने में। तो बस आप पढ़ें, डेली पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। ठीक है ना, अभी क्योंकि सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ और मैं ही पढ़ा रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ, तभी बहुत ईजी लग रहा है। अगर आप खुद बार बार पढ़ेंगे, जब आपको खुद सॉल्व करते हुए ईजी लगेंगे, तब मज़े की बात है। ठीक है ना। तो अब आपकी जो कुछ और क्विज के आगे क्वेश्चन और भी होंगे, तो आपने वो अटेम्प्ट करने हैं खुद। आपके जो क्वेश्चन वगैरह हों तो हम उसको एड्रेस करेंगे। आपका क्या नाम है? थर्ड पारा। जी, हम थर्ड पारा पे पहुंच गए हैं। द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ मिलबरी एंड कंपनी वाज अपॉइंटेड 2 मंथ्स अगो। जी, है ना, 2 मंथ अगो था। ठीक है, और ये क्या था, आपकी ऑडिट टीम का पार्ट था। जब आपकी टीम वहां पर जाएगी, इससे फेमिलियर होगी, इससे हेलो हाय अच्छी होगी, इसके पास जाकर गपशप लगाएगी, इसके पास जाकर स्पेशल ऑर्डर्स करवाएगी, इससे एक्स्ट्रा आपका जो है वो प्रूव करवाएगी अपना ट्रैवलिंग वगैरह। क्यों? फेमिलियरिटी है, राइट। तो अब जो ऑडिट टीम भी होगी, क्योंकि उनका कुलीग रहा है, तो उसकी हर बात पे सवाल करना, बार बार एक्स्ट्रा चीज़ें मांगना, कहना कि डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, इनको भी अच्छा नहीं लगेगा। एहतराम का रिश्ता होता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा थ्रेट अराइज हो रहा है, आपका फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज हो रहा है। जी, एनी क्वेश्चंस? तो आई थिंक 2 क्वेश्चन काफ़ी हैं हमारे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्लास में, लाइव के अंदर, कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, ठीक है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है डाटा को क्वेश्चन के अंदर में से। फिर हमने जब रिक्वायरमेंट पढ़ रहे होंगे, तो हमने रिक्वायरमेंट में कैसे आपने केयरफुल रहना है। तो बाकी जो है फर्दर क्वेश्चन प्रैक्टिस के वो बिल्कुल होंगे, वो मैं सेपरेट रिकॉर्डिंग के अंदर वो अपलोड करूंगा। ठीक है, वन वन गो में। तब आप सिंपली सुनेंगे और आपने क्या करनी है, वहाँ से अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको मजीद स्ट्रॉन्ग करना है। तो आपके कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप पूछ लें, बाकी हम 15 मिनट की ब्रेक करके ना दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई मसला मसाइल तो नहीं है इसमें?